The mission was called Operation Absolute Resolve. It began with months of planning. American intelligence tracked every movement of President Maduro, his routine, his security, and the structure of the safe house. इस पूरे कैरेबियन सी के अंदर स्पेशली प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा और एंटायर कैरेबियन सी के अंदर बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट किया। वो कौन सी जगह थी जहां से निकोलस मादुरो को और उनकी वाइफ को अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने उठाया? ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे से किया गया। सब अमेरिका ने, मतलब हेड्स ऑफ टू डेल्टा फोर्स एंड एंटायर प्लानिंग टीम। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को आप लेके चले जाना बहुत बड़ी बात होती है सर। जो ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था, कैसे कंडक्ट हुआ, उसकी एनालिसिस, उसकी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट सारी ओपन सोर्स में अवेलेबल है। आज के हिसाब से था, बिकॉज आप आज की टेक्नोलॉजी को काउंटर करते हैं। जो प्रिपरेशन थी वो 1-2 दिन की नहीं थी, बहुत लंबी प्रिपरेशन थी। अगर मिलिट्री नेटवर्क भी है उनका, एडी नेटवर्क भी है, मुझे एडी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। या तो उनका नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मैं उसको पेनिट्रेट कर सकता हूँ, और अगर वो एयर गैप नेटवर्क है, एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली जाके कहीं ना कहीं कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा। और एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी, जिस तरह से उनके कंप्लीट एयर डिफेंस को, जिसमें रशियन S-300 सिस्टम था, चाइनीज जो JY-1 रेडार, जिनको सो कॉल्ड कहते थे कि ये स्टेल्थ जहाजों को भी पकड़ सकते हैं, मीडियम रेंज के वेपन्स थे, जैसे रशियन बक-2 मिसाइल सिस्टम था, उन सबको मैप किया। वेनेजुएला के पास बहुत बड़ी तादाद में रशियन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आप शोल्डर फायर मिसाइल जिसको बोलते हैं, ग्लास, वो बड़ी तादाद में थे। इन तक को उन्होंने मैप किया कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो जैमर नकली सिग्नल्स भेज रहा है दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है। कैरेबियन सी के ऊपर उड़ने वाले जहाजों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स वर मोर देन 500। अपने नॉर्मल वॉर गेम्स में भी ना सर, दे गो ऑन कैंपेन्स लाइक दिस। उन्होंने पहले ये वॉर गेम कर रखा होगा कि वेनेजुएला पे अटैक करना है, और ये जो चीज़ है दे वुड हैव प्लान्ड इट 10 years बैक। मेरा काम है धीरे 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 नेटवर्क को एनालाइज करना, सिस्टम्स को एनालाइज करना, और एप्रोप्रिएट मैलवेयर बना के रखना। जिस दिन इंसर्शन ऑपरेशंस होगा तो मुझे नेटवर्क को डाउन करना है, तो ये किल स्विच दबाना है। जनरली जब मैं स्मॉल अटैक्स करता हूँ बड़े आपको लगेगा कुछ शायद गड़बड़ी हुई थी, कुछ हुआ नहीं। हर चीज़ को, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये ब्लैकआउट से क्या इफेक्ट हुआ होगा? लो लेवल फ्लाइंग करने के लिए ब्लैकआउट करना जरूरी था, ताकि लोग ना देख पाएं कि क्या फ्लाइंग है। 6 मिनट के अंदर जा करके किसी को एग्जैक्ट प्लेस पे ब्रीच करना, जा करके प्रेसिडेंट और वाइफ को निकाल लेना, तो दे हैड इन्फॉर्मेशन। सो क्या उसका डिपेंडेंस कुड हैव बीन ये जो चाइनीज फेशियल रिकॉग्निशन या एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस, जिससे एग्जैक्ट पता चला हो? कौशल, क्या आप अपनी फोटोग्राफ इस आईपैड के थ्रू अपने टीवी पे, पूरे इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट होना देखना चाहते हैं? सर जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आ गए हैं सर। एंड व्यूअर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर ऑपरेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेनेजुएला, और इस ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए इससे बेहतर आई डोंट थिंक सो। वी हैव गॉट ए एयर डिफेंस एक्सपर्ट, वी हैव गॉट अ साइबर एक्सपर्ट, एंड स्पेशल फोर्सेस के तो हैं ही सर। एंड या सो टू सेट द कॉन्टेक्स्ट सर, कि हम जियोपॉलिटिक्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे सर, वी डोंट वांट टू। हम ये बात नहीं करेंगे कि वेनेजुएला में तेल यूएस से ज़्यादा है या कम है, क्यों यूएस इंटरेस्ट ले रही है वहाँ पे। हम बात नहीं करेंगे कि मडुरो के डेंस स्टेप से प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ हो गए या वट एवर। वी जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर ऑपरेशन, कि ये ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कितना मेहनत किया है लोगों ने, एंड क्या क्या चीज़ें हैं, एंड इफ़ देर इज़ अ रीज़न टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने प्लानिंग में, अपने एनालिसिस में क्या करना चाहिए, ताकि वी कैन टेक द प्रिकॉशंस। सो कौशी विल स्टार्ट विद अ स्मॉल। सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा सर, बिकॉज व्यूअर्स के लिए भी एक बेस बन जाएगा। इट स्टार्टेड इन 1823, जब प्रेसिडेंट मोनरो ने बोला था कि नो यूरोप इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड बाय वेदर इट्स नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका। एंड तब से लेकर सर अभी तक अमेरिका ने हमेशा कोशिश करी है कि अगर किसी भी चाइना या यूरोपियन कंट्री या रशिया का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ता है तो उन्होंने वो स्टेप्स उठाए हैं, और इसको भी उसी में एक कड़ी माना जा रहा है कि चाइना और रशिया का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था वेनेजुएला में। और बट ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ
मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे से किया गया सब। अमेरिका ने मतलब हेड्स ऑफ टू डेल्टा फोर्स एंड एंटायर प्लानिंग टीम, जो इतने महीनों से उन्होंने प्लान किया होगा और उसके बाद में ये अंजाम दिया मिनटों में। उसको एक सिटिंग प्रेसिडेंट को आप लेके चले जाना बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत ज़्यादा। या बट इसके इम्पैक्ट्स भी आएंगे सर। मतलब लोगों में ऑलरेडी बात शुरू हो चुकी है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली लड़ाई शायद दोबारा से शुरू हो जाएगी। चाइना क्या करता है, रशिया क्या करता है, तो वो शायद हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम केवल किस तरह से प्लान किया गया होगा ऑपरेशन, क्या क्या चीज़ें हैं सर इस, बिकॉज हमने जो देखा कि प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को लेके चले गए, बट आप लोग हमें वो बताएंगे कि उस अंजाम तक आने में किन किन लोगों ने क्या क्या अहम भूमिका निभाई होगी। बिकॉज इम्पोर्टेंट वो है कि किस तरह से एडी फेल हुआ होगा, किस तरह से साइबर ने पार्टिसिपेट किया होगा, कैसे स्पेशल फोर्सेस ने प्लान किया होगा। तो लेट्स स्टार्ट सर। श्योर। आई विल रिक्वेस्ट सर, अगर आप एक बार मैप के ऊपर हमें इस चीज़ को समझा सकें कि किस जगह पर अटैक हुआ, किस तरह से प्लान किया गया होगा। हाँ श्योर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ से मादुरो को पिकअप किया और किस तरह से ओवरऑल ऑपरेशंस कंडक्ट हुए। तो गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन यू सर। तो पहले मैं आपको एक मैप पर ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये पूरी कार्रवाई जो हुई इसमें क्या क्या एक्शंस हुए, कहां कहां एक्शंस हुए, वो कौन सी जगह थी जहां से निकोलस मादुरो को और उनकी वाइफ को अमेरिकन डेल्टा फोर्स ने उठाया, और उसके पहले की क्या घटनाएं हुई मोटे मोटे तौर पर। तो अगर आप देखें इस मैप में, तो ये वेनेजुएला का ऊपरी हिस्सा, ये कैराकास जो वेनेजुएला की राजधानी, और ये पूरा कैरेबियन सी। अब क्या हुआ, जब मई 2025 में मादुरो पावर में आए, लार्ज स्केल रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के उनके ऊपर आरोप लगे। अमेरिका को लग रहा था कि इस बार मादुरो नहीं आएंगे और जिस बंदे को प्लेस करना चाह रहे थे वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। मादुरो ने किसी तरह से, ये तो बाकी रिसर्च का टॉपिक है कि कौन जीता कौन हारा और किस तरह से इलेक्शंस रिग हुए, बट बहरहाल एलिगेशंस थे कि इलेक्शंस रिग हुए और वो पावर में आ गए। उसके इमीडिएटली बाद ट्रंप ने बाय अगस्त फर्स्ट वीक तक, आप ये समझें कि जून जुलाई लगभग 2 महीने 2.5 महीने के दौरान में इस पूरे कैरेबियन सी के अंदर, स्पेशली प्यूर्टो रिको, डोमिनिकन, सेंट लूसिया, ग्रेनेडा और एंटायर कैरेबियन सी के अंदर बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट किया। इसमें अमेरिकन नेवी, अमेरिकन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस, उनका पूरा एक एंटायर फ्लीट इस पूरे इलाके के अंदर बैठा हुआ था और वो लगातार मूवमेंट कर रहा था, लगातार एग्रेसिव मूवमेंट कर रहा था। कुछ मूवमेंट ऐसे थे जो अगर हम इसको फर्दर जूम करें तो जो और कैराकास से 250-300 किलोमीटर दूर जो ये आइलैंड चेन है, इन तक के ऊपर लगातार अमेरिकन ड्रोन्स, अमेरिकन एयरक्राफ्ट, अमेरिकन सेंसर्स वो लगातार फ्लाई कर रहे थे, जिसको कि वेनेजुएला लगातार ऑब्जर्व कर रहा था। बट चूंकि अभी तक कोई हॉस्टिलिटी नहीं हुई थी तो एक्शन किसी तरफ से नहीं हो रहा था। वापस आते हैं, ये जो हमारा कैराकास कैपिटल है जहां पर निकोलस मादुरो थे। जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो बाकी मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से इनका एक मिलिट्री बेस है फोर्ट ट्यूना, जो मैक्सिकन भाषा का शब्द है, जहां पर मादुरो रहते थे। फोर्ट ट्यूना एक बहुत बड़ा इनका मिलिट्री गैरिसन है, तो उसमें अलग अलग इनके लोकेशंस हैं जिसको हम देखते हैं। एक इनका मेडिसिन हॉस्पिटल है, यहां पर इनकी बटालियन नंबर 1 है जिसको बोलते हैं बटालियन नंबर 1, यहां पर इनकी सिक्योरिटी बटालियन नंबर 2, ठीक है, ये पूरा कैंटोनमेंट। और फर्दर अगर हम इस डिटेल में जाएंगे तो, बट जो लोकेशन जहां से निकोलस मादुरो को पिकअप किया गया, जो पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन है और जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ये थी जिसको हमने पॉइंट 0 के तौर पे मार्क किया है। दिस इज पॉइंट 0। अब यहां पर क्या क्या है इधर देखते हैं आप। डायरेक्शन डी एक्सप्लोसिव है, एक एक्सप्लोसिव या जो एम्यूनिशन का एक डायरेक्टरेट है। और जूम करते हैं तो इसको हम फर्दर जूम करते हैं तो यहां पर हमारे को मिलिट्री स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और फर्दर देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देगा। तो अगर हम फर्दर इसके साउथ में जाते हैं तो हमें एक मिलिट्री हॉस्पिटल दिखाई देगा। यहां पर हमें एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, यहां पर हमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। और अगर हम यहां आते हैं
दिस एरिया, ये एरिया है जिसको मोस्ट प्रोबेबली हम कहते हैं एरिया जहां से प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो उनकी वाइफ को पिकअप किया गया। मैं फर्दर इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। यहां अगर आप देख रहे हैं तो रेड से मार्क करते हैं, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, और इसकी एनालिसिस करने पे पता लगता है कि ये एक हाई सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। क्या क्या है यहां पर आप देखते हैं, रोड है, मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, और जिसमें ये बिल्डिंग जो है ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जहां से मोस्ट प्रोबेबली निकोलस मादुरो को पिकअप किया गया। अब जहां आप किसी प्रेसिडेंट को रखते हैं उनके कम्युनिकेशन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोकेशन होनी चाहिए, तो यहां पर एक हेलीपैड भी है जहां पर हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। यहां पर सिक्योरिटी बैरक्स हैं, और यहां पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम पूरे इस लोकेशन को देखते हैं, और देखिए इतना दुर्गम इलाका है, बहुत ज्यादा रफ है, पहाड़ी के बीच में है, इस लोकेशन के इस तरफ भी पहाड़ियां हैं, उस लोकेशन के इस तरफ भी पहाड़ी है, तो एक छोटे से बाउल में लोकेटेड है। तो एक आसानी से किसी लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर के लिए, हम सैटेलाइट से देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसकी लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से देखें इसको, तो इसको लोकेट करना बड़ा मुश्किल है। और इसको अगर हम देखें, लोकेट करने की कोशिश करेंगे कहीं से भी, और लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर है या अगर कोई अटैकिंग फोर्स है, तो उसको ये आमतौर पर आसानी से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये रिज लाइन जो है ये भी आएगी पहले। अगर हम इस लोकेशन की अप्रोच एक हेलीकॉप्टर से देखने की कोशिश करेंगे, चलिए कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो आप देखेंगे यहां पर भी एक रिज लाइन है, यहां पर भी एक रिज लाइन है, और ये एक पूरा इसका हाई पॉइंट है इस पूरे माउंटेन का। तो एक छोटे से बाउल के अंदर ये लोकेटेड है। और फर्दर इसको अगर हम जूम आउट करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे लोकेशन के तीन तरफ माउंटेन्स हैं, और एक तरफ में बहुत ही घनी आबादी वाला वेनेजुएला का काराकास शहर है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो स्लम्स की बात हम करते हैं, तो इस तरह की स्लम जो लास में जो बड़े डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं वो वहां पर हैं। तो एक अप्रोच इस तरह की थी कि इस कमांड सेंटर को किसी भी एक्सपेडिशनरी फोर्स के लिए, किसी भी विदेशी फौज के लिए, या किसी भी लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर के लिए आसानी से खोज पाना बहुत मुश्किल होगा, और इसीलिए निकोलस मादुरो यहां बैठे हुए थे ताकि उनको बचाया जा सके, अपने आप को सेफ रख सके। लेकिन चूंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग थी, अमेरिका को उनके पिन पॉइंट लोकेशन का पता था, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं बहुत हाई लेवल का एस्पियोनाज था, अंदर में कुछ उनके सोर्सेज भी थे, कुछ लोगों को अमेरिका ने खरीदा भी था जो पल पल की खबरें उनको दे रहे थे। तो उस कारण से ये जो सीक्रेट था वो सीक्रेट नहीं रह पाया, और अल्टीमेटली जो ऑपरेशन हुआ हमने देखा कुछ घंटों में किस तरह से एक प्रेसिडेंट को अमेरिका द्वारा उठा लिया गया। सर ग्रेट सर, मैं बस दो तीन चीज़ें जो एकदम स्ट्राइकिंग है आफ्टर ये जो लोकेशन को हम देख रहे हैं, ये हिल्स से जो ये बाउल आपने जैसे बताया सर, उस एरिया में 6 से 7 हेलीकॉप्टर का एक साथ जा कर के वो कराना शायद मुश्किल है। नॉट विथ स्टैंडिंग हेलीकॉप्टर्स का अप्रोच जैसे आपने करेक्टली बताया सर, शायद ये हैबिटेट वाले एरिया से आया होगा और वहाँ पे पूरा एयर डिफेंस कवरेज होगा ही होगा। एंड क्योंकि इनको नहीं पता है, साथ ही में इतने मिलिट्री गैरिशंस हैं, रिएक्शन टाइम विल बी व्हाट 5-6 मिनट के अंदर ये फोर्सेस जो हैं आराम से रिस्पॉन्ड कर पाएंगी। सो इसीलिए इस ऑपरेशन को इतने प्रिसाइसली 5-6 सेकंड के अंदर ही दे हैड एक्सट्रिकेटेड द प्रेसिडेंट। हाँ, तो जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन जो एग्जीक्यूट हुआ वो लगभग 7 से 8 मिनट में कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया। डेल्टा फोर्स ने स्टॉर्म किया, हेलीकॉप्टर्स वेव आफ्टर वेव, जो रिपोर्ट आती है ऑपरेशन की उसके मुताबिक कि लगभग 1 से 1.5 मिनट में सारे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर चुके थे, और फोर्सेस ने जाकर के एरिया को सिक्योर कर लिया था, और बाई एंड ऑफ द 8th मिनट जितने हेलीकॉप्टर्स थे वो सारे के सारे जो इनके पास वीआईपी था उसको लेकर के वो फ्लाई बैक कर चुके थे। तो इसलिए जब तक ये एक्शन कंप्लीट हो गया, उसके जब तक रिएक्शन आने का वक्त हुआ तब तक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। बहुत क्विक और बहुत ब्लिट्जक्रीग टाइप का एक्शन था जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि उसके बिना विदाउट सप्रेसिंग, जिसके बारे में हम और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे सर, द एयर डिफेंस एंड द रिस्पॉन्स, ये इस टाइम फ्रेम में
एग्जीक्यूट कर पाना बहुत मुश्किल था। देखिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम हुआ। अमेरिका ने जब अगस्त में अपनी फोर्सेस को लगाया तो उन्होंने एक हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे उन्होंने किया और बहुत डिटेल में बात करेंगे किस तरह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, ये एक दिन का काम नहीं था, ये स्टेप अगस्त 2025 से शुरू हो गए थे, और कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग की और कैसे इसको एग्जीक्यूट किया। विल डिस्कस इट। तो मैप वाइज तो ये है कि हाँ बस बहुत जिस तरह से प्लानिंग थी बहुत मुश्किल नहीं था अमेरिका के लिए। इस तरह के उनको पता था कि वो यहाँ पर रहेंगे। तो ये भी खबरें हैं कि उन्होंने जिस बिल्डिंग के अंदर निकोलस मादुरो थे उस बिल्डिंग के एक स्केल मॉडल को बनाया और उस स्केल मॉडल के ऊपर कई महीनों से डेल्टा फोर्स के सैनिक प्रैक्टिस कर रहे थे, किस तरह से लैंड करेंगे, किस तरह से मिनिमम टाइम में उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह से सर उन्होंने ओसामा बिन लादेन के लिए किया था, उनका पूरा स्ट्रक्चर बना फुल स्केल मॉडल उन्होंने वो पूरी प्रैक्टिस करी हुई थी। एंड इसीलिए बताया जाता है कि ग्राउंड पे कोई बंदे थे जो उनको एक एक मिनट की हर चीज की चेंज की किसी भी चेंज की ग्राउंड पर बंदे थे, ये तो बहुत क्लियर है। ग्राउंड पर अगर ग्राउंड पर अमेरिका के सोर्सेज नहीं होते तो ये ऑपरेशन मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल था। ग्राउंड पर बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज थे तभी वो ऑपरेशन पॉसिबल हो पाया। विल कंटिन्यू शो बैठ के। Firstly, Kaushilendra and Kashyap, thank you for calling us again. And I've been quiet for quite some time now. तो मैंने सोचा आज बोलता हूँ मैं, है ना? नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ये एक टेक्स्ट बुक ऑपरेशन था जैसे आप लोगों ने बताया। डेल्टा फोर्स एंड यूएस साइबर कमांड का जॉइंट ऑपरेशन था एंड टेक्स्ट बुक ऑपरेशन था क्योंकि 5 से 7 मिनट में एक स्पेशल फोर्स इंसर्शन होके एक्सट्रैक्शन किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को सर मतलब। एंड टेक्स्ट बुक जैसे आपने बताया सर कि शायद इस बार इन्होंने क्लब किया, लाइक पहले हुआ कि ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन हुआ या सद्दाम हुसैन को हुआ तो उसमें एक पार्ट इन्वॉल्व था, बट इस बार स्टक्सनेट एंड ओसामा बिन लादेन दोनों इंक्लूड हो गए शायद। नहीं देखिए क्या होता है ऑपरेशंस में, कोई भी कंट्री अगर एक ऑपरेशन कर रहा है तो वो उस तरह के ऑपरेशन की टैक्टिक्स नए ऑपरेशन में रिपीट नहीं करता सर। आपको पता है उन्होंने ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया, जो ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन था कैसे कंडक्ट हुआ, उसकी एनालिसिस, उसकी आफ्टर एक्शन रिपोर्ट सारी ओपन सोर्स में अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उस तरह के ऑपरेशन दोबारा करेगा लोगों को बताने के लिए कि हमने इस तरह से किया। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल अलग था आज के हिसाब से था, बिकॉज आप आज की टेक्नोलॉजी को काउंटर करते हैं और जो प्रिपरेशन थी वो 1-2 दिन की नहीं थी, बहुत लंबी प्रिपरेशन थी। और जैसा कि कल नहा ने बोला कि ये साइबर कमांड और डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन तो था ही था, लेकिन साथ में अमेरिकन एयरफोर्स बहुत लार्ज स्केल पर इन्वॉल्व हुई और एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी थी। जिस तरह से उनके कंप्लीट एयर डिफेंस को, जिसमें रशियन S-300 सिस्टम था और चाइनीज जो JY-1 रेडार जिनको सो कॉल्ड कहते थे कि ये स्टेल्थ जहाज़ों को भी पकड़ सकते हैं, इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने बर्बाद किया, उनको फूल किया, उनको बेवकूफ़ बनाया और इतना लार्ज स्केल ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। कौशलेंद्र, ये भी मैं बोलूँगा, जो हम लोग ऐसा नहीं है कि जब ये ऑपरेशन को हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे, ऑपरेशन को हम एनालाइज कर लेंगे। अभी आप जैसे देखेंगे, और इन चीज़ों की बात हम आज से नहीं करीब 30 सालों से करते आ रहे हैं, जब से हम इवन इन इंडियन आर्म फोर्सेस वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस कि देयर आर पॉसिबिलिटीज़, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी कैपेबिलिटीज़ हैं। बट अगर आप जैसे बोल रहे थे कि ओसामा बिन लादेन, जैसे सर ने बताया कि ओसामा बिन लादेन का आफ्टर एक्शन रिपोर्ट है, इतनी सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस कैसे गैदर हुआ, कैसे ग्राउंड फोर्सेस में ग्राउंड इंटेलिजेंस कैसे, ह्यूमन कैसे कैप्चर हुआ। प्रॉब्ली साइबर ऑपरेशंस उतना पार्ट नहीं थे, करेक्ट सर। ओसामा बिन लादेन के एक चीज हम मिस कर रहे हैं, द इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ इट अगेन। एंड सर ग्राउंड, मेन ऑन ग्राउंड, यस, ग्राउंड इंटेलिजेंस। देखिए इन केस ऑफ ओसामा बिन लादेन अगर आप देखें तो ग्राउंड रिसोर्सेज थे, देयर वेर रिसोर्सेज। तो ये तो हमें पता है, आप भी स्पेशल फोर्सेस से हैं, हमें पता है कि जब तक ग्राउंड पे आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप कितना भी टेकेंट कर लें, उसको कोरॉबरेट करना तो बहुत ज़रूरी है। तो जब तक ह्यूमन एंड टेकेंट दोनों कोरॉबरेट नहीं होंगे, ऑपरेशन नहीं कैरी आउट होंगे। पहली बात तो ऑब्वियसली ये बात है। बट इस ऑपरेशन की खास बात ये थी कि इसमें पिछले हमने 20-30 सालों में, जब से इंटरनेट आया है प्रोमिनेंस में, अब क्योंकि अब हमारे सारे डिफेंसिव इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क बेस्ड हैं। अगर आप एडी देखें, एडी बिना नेटवर्क के काम नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी एडी सिस्टम, वेदर इट इज इंडियन, रशियन और अमेरिकन, वो बिना डेटा नेटवर्क के काम नहीं कर सकता है, पहली बात। तो क्या डेटा नेटवर्क में इंसर्शन हुआ है, वो हम सर से बात करेंगे उस बारे में। सर हमको एडी का नॉलेज देंगे, बट हम एक बात करेंगे, एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड
वेपन फ्रेमवर्क जिसे कि शूटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो शूटर की बात आज से नहीं हो रही है, शूटर की बात लगभग पिछले 10-12 साल से हम कर रहे हैं, ठीक है। शूटर एक फ्रेमवर्क होता है जो कि आपके मशीन लेवल पे कोड को जनरेट करते हैं। तो वो एक फ्रेमवर्क होता है, मैं टेक्निकल में नहीं ज़्यादा जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, आज जो हम मेरे पिछले पॉडकास्ट में जब हमने स्टक्सनेट की बात की थी, तो हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेशनल नेटवर्क्स, ओटी नेटवर्क्स, सिविलियन नेटवर्क्स, डिफेंस नेटवर्क्स को कॉम्प्रोमाइज करके आप काइनेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि आज हम 5th डायमेंशन वॉरफेयर बोल रहे हैं कि भाई पहले तो हम 3 डायमेंशंस बोलते थे, फिर स्पेस आया, एंड देन नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द 5th डायमेंशन, द साइबर डायमेंशन। तो कैसे एक ऑपरेशन 5 डायमेंशंस में कंडक्ट हो सकता है, ये एक टेक्स्ट बुक वो 5th डायमेंशंस ऑपरेशंस था। सर, अगर हम कहें कि शुरुआत से शुरू करते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ होगा, ऑपरेशन प्लानिंग होता है कि किस तरह से शुरुआत करी गई होगी? देखिए, जब तक आप दुश्मन के सारे रिसोर्सेज को मैप नहीं कर लेते, तब तक कोई भी एक्शन करना बहुत बेवकूफ़ी है। किसी भी ऑपरेशन को आप देख लीजिए, चाहे अमेरिका का ऑपरेशन देख लीजिए, चाहे हमारे ऑपरेशन सिंदूर को भी देख लीजिए, हमने पहले पाकिस्तान के जो एसेट्स थे उनको मैप किया। तो यहाँ पे सर यूएस ने यहाँ पर यूएस ने क्या किया, जब हॉस्टिलिटी स्टार्ट हुई, जब उन्होंने पहला अपना नेवल फोर्स ये अपना कोलंबिया अपना इसमें भेजा कैरिबियन सी में, तो उन्होंने उसी के साथ लगातार नॉन स्टॉप ड्रोन फ्लाइंग शुरू की। उनके जो हाई एल्टीट्यूड, तो जुलाई अगस्त 2025 से चीजें लगातार शुरू हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि अभी मादुरो दोबारा आ गया, तो मादुरो को किसी ना किसी तरह से इसको डाउन करना है। तो फर्स्ट स्टेप स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उन्होंने जो उनके हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, RQ-170, RQ-180, 85, जो नए ड्रोन्स हैं जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, इन ड्रोन्स को उड़ाना शुरू किया, ठीक है। सैटेलाइट इमेजरी क्रिएट करनी शुरू की, उसकी एक्सटेंसिव एनालिसिस करनी शुरू की। साइबर कमांड ने बहुत पार्टिसिपेट किया इन सारी चीज़ों के इंटरप्रिटेशन में। और फाइनली उन्होंने जितने भी एसेट्स थे, एयर डिफेंस एसेट्स, जिसमें क्या क्या था, इनके पास रशियन S-300 एयर मिसाइल सिस्टम था, उसको मैप किया। कुछ चाइनीज़ मिसाइल सिस्टम थे, YJ-18 वगैरह, उनको उन्होंने मैप किया। जो उनके पास ये तो लॉन्ग रेंज की बात करते हैं, जो हाई, इसके अलावा जो मीडियम रेंज के वेपन्स थे, जैसे रशियन बक-2 मिसाइल सिस्टम था, उन सबको मैप किया। इसके अलावा वेनेजुएला के पास बहुत बड़ी तादाद में रशियन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जो आप शोल्डर फायर मिसाइल जिसको बोलते हैं, इग्लास, वो बड़ी तादाद में थे। मिस्ट्राल काफ़ी तादाद में थे, रेथॉन के कुछ RBS-70 काफ़ी तादाद में थे। तो ये जो शॉर्ट रेंज 5-6 किलोमीटर वाले सिस्टम्स हैं, इन तक को उन्होंने मैप किया कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। और एक बार लोकेशन हो गया तो फिर उन्होंने इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को मैप किया कि एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड हैं। अब वो क्या कर रहे थे, लगातार जो जहाज उनके उड़ते थे वो एक्सटेंसिव फ्लाइंग कर रहे थे कैरेबियन सी के अंदर। अब जाहिर सी बात है, जब बार एक्सटेंसिव फ्लाइंग करेंगे तो वेनेजुएलन रडार आपको देखेंगे, बट उनको ये नहीं पता था कि जहां वेनेजुएलन रडार इनकी फ्लाइंग को देख रहे हैं, इनके ड्रोन्स को देख रहे हैं, इनके जो सेकंड सेट ऑफ ड्रोन्स है, सेकंड सेट ऑफ इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, वो उन रडार्स को मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज के पैटर्न को मॉनिटर कर रहे हैं। आमतौर पर रडार 2 तरह की फ्रिक्वेंसी में करता है, जब लड़ाई होती है तो वो एक अलग फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है, और जब पीस टाइम होता है तो अलग फ्रिक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है। तो उन्होंने एक प्लान किया कि चलो अभी पीस टाइम चला तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी है, ये हो रही है, और जब वॉर टाइम होगा तो इस फ्रिक्वेंसी में जैम करेंगे। ये पहला एस्पेक्ट हो गया, कंप्लीट मैपिंग। दूसरा होता है इस पूरे एस्पेक्ट को नॉन काइनेटिक वे में टारगेट करना, जिसमें कि साइबर एस्पेक्ट बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। कल ना विल एक्सप्लेन हाउ, जो क्योंकि अब ये जो आज हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात करते हैं, हम बात करते हैं C4I, C5I और ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ jargons। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में ये जो सेंसर्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो बंदा पहाड़ी के ऊपर इगला लेकर के बैठा है, उसको कोई कमांड देगा तभी तो वो फायर करेगा। जी सर। अगर उसको बोलेगा कि इधर से टारगेट लेफ्ट से आ रहा है, टारगेट राइट से आ रहा है, टारगेट इतने बेरिंग से आ रहा है, यू फायर ऑन दिस। बट अगर उसको कोई कमांड देगा कि फायर नहीं करना, होल्ड फायर, तो क्या वो फायर करेगा? नहीं करेगा। सिमिलरली रेडार को अगर कोई कंफ्यूज कर देगा, रेडार को उसको अपने स्क्रीन के ऊपर से 20 टारगेट दिखाई दे रहे हैं, बट अगर वो 20 टारगेट उसको फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं, उसको दिख रहा है कि टारगेट फ्रेंडली हैं, ये दुश्मन के टारगेट नहीं है, तो क्या वो फायर करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन माहौल बनाया गया। फिर इंटर कम्युनिकेशन, एक रडार दूसरे रडार से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है, तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है। एक रडार को आपने जैम कर दिया, या उसको स्पूफ सिग्नल भेजे, या उसको इस तरह से बेवकूफ बनाया रडार को कि वो आपके दुश्मन के टारगेट को अपना दोस्त टारगेट देख करके कंफ्यूज हो रहा है। ऐसे वक्त में उसको दूसरे टारगेट रडार से इनपुट ना मिले कहीं, क्योंकि दूसरे रडार को आप अलग तरीके से जैम कर रहे हो, तो उनके बीच का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, या तो उसको जैम किया, या उसको कंप्लीटली बिल्कुल खत्म कर दिया,
या उसको किसी तरह से होने नहीं दिया। इवन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस वर नॉट अलाउड टू हैपन। ये इतना इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हुआ। ये नॉन काइनेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं। अब काइनेटिक ऑपरेशन की बात आती है, जहां ये मिसाइल्स हैं, जहां ये टारगेट लगे थे, जहां ये रेडार्स लगे हुए थे। अब इन्होंने क्या किया कि इस पूरे इलाके को उन्होंने ऑलरेडी मैप किया हुआ है, पीस टाइम फ्रीक्वेंसी इनके पास ऑलरेडी हैं। अब इन्होंने एक बहुत हाई लेवल ऑफ सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर स्पेस की बात करते हैं। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस में बाद में आएंगे, सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर स्पेस की बात की। इसमें क्या हुआ, बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट छोड़े, करीब 150 के आसपास एयरक्राफ्ट तो कैराकास के ऊपर ही थे। इसके अलावा अगर आप ड्रोन्स को बात करें, अगर आप जो कैरेबियन सी के ऊपर उड़ने वाले जहाजों की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स वर मोर देन 500। तो अब हर जगह से आपको जहाज उड़ रहे हैं, हर डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, हर डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं। तो एक एयरक्राफ्ट डिटेक्शन वाले रेडार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चेक करना कि ये कौन से लोकेशन से आ रहा है, और ये पीस है या वॉर टाइम है। तो क्या हुआ, जैसे ही इन एयरक्राफ्ट ने एक पार्टिकुलर इमेजिनरी लाइन जो मानी जाती है कि ये लाइन अगर क्रॉस करेंगे तो वॉर है, जैसे इंडिया के केस में आपने अगर इंडिया का एयर स्पेस क्रॉस किया तो वॉर है। तो अगर उन्होंने एक वो इमेजिनरी लाइन क्रॉस की, इट वाज डिक्लेयर्ड कि भी वॉर है। तो ये जो रेडार्स थे ये अपनी वॉर फ्रीक्वेंसी पे आ गए। अब क्या होता है, जब ये वॉर फ्रीक्वेंसी पे आ गए तो फिर इस फ्रीक्वेंसी को जैम किया गया। ये ऑटोमेटिक आती है? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी इनका अपना कुछ में ऑटोमेटिक सिस्टम, ये आपको सिस्टम होता है, फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है, तो अलग अलग कोड्स होते हैं, अलग अलग उनको कोड्स दिए जाते हैं, तो ऑपरेटर ये करते हैं, तो अपने अपने आते हैं, ऑपरेटर्स यूजुअली करते हैं। तो अब जैसे ये वॉर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करने शुरू हुए, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म थे, जैसे उनके पास एक जहाज है ये 18 डॉलर करके, बहुत हैवी जैमिंग करता है, बहुत हैवी जैमिंग करता है। तो आपने उनको एयर में डिप्लॉय किया और मैसिव हैवी जैमिंग की। इनफैक्ट बताते हैं सर कि वो एट ए टाइम बड़े सारे टारगेट्स को, कि रेडार्स को, और यहाँ लेकिन कौशलेंद्र, यहाँ जो ये जो ऑपरेशन था, इसमें वेदर ग्राउलर वाज यूज्ड और नॉट इज ए बहुत बड़ा स्पेकुलेशन है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को जैम करने के लिए काफी पावर इमिट करना पड़ता है। यस। तो जब आप मल्टीपल रेडार्स ज्वाइन करेंगे, जब मल्टीपल रेडार्स को आप ब्लाइंड करेंगे, तो अब अगर आप ऑपरेशन देखें तो इट वाज अ सी फेसिंग ऑपरेशन, मतलब कि आपके रेडार्स ऑब्वियसली सी को फेस कर रहे हैं, क्योंकि दैट एनिमी, अगर आप कोई भी ऑपरेशन एनविसाज कर रहे हैं तो आप सी से एनविसाज करें, बिकॉज जहां से ऑपरेशन हुआ जो एंट्री पॉइंट्स थे वो जनरली वर लैंड एरिया। नहीं, बट रडार डायरेक्शनल होते हैं क्या? Radar is omnidirectional. Radars are omnidirectional. But if I am deploying, my main focus will be on a particular segment, right? देखिए रडार के केस में क्या होता है, आपका एक प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी आर्क, और एक आपकी सेकेंडरी आर्क होती है, आपकी यूनिफॉर्म आर्क होती है। आप 24 ऑल 360 वो तो बीप करेगा, आपको बताएगा कि यहाँ से देयर इज समथिंग। हाँ, तो अब अगर आप आप उसमें फिक्स कर सकते हैं कि ये मेरी प्राइमरी आर्क है, तो अगर प्राइमरी आर्क में कुछ है तो वो आपको उसको प्रायोरिटी पे दिखाएगा, और अगर आपकी बाकी इलाके में कुछ है तो उसको इतनी प्रायोरिटी पे नहीं दिखाएगा। वही आप कह रहे हैं जी। तो अब ऐसे केस में जहां पे आप जानते हैं कि आपका दुश्मन आपसे करीब 150-200 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ऐसे केस में ऑब्वियसली आपके रडार ऑपरेटर्स काफी ज्यादा अलर्ट हैं, और इस केस में ग्राउलर यूज करना कि सडनली आपका रडार ब्लिपिंग खत्म हो जाए, that will cause a great cause of alarm. There will be alarm, right? कि suddenly how is my screen blank, right? और suddenly why is my screen so loaded? दो ही चीज हो सकती है ना, या तो मेरी स्क्रीन ओवर बर्डनड हो जाए, ठीक है ना, ताकि मुझे समझ में ही ना आए, या दूसरी चीज है कि मेरी स्क्रीन जो नॉर्मल है, क्या मैं स्क्रीन पे नॉर्मल सी प्रिडिक्ट कर सकता हूं? आपको अगर दिख रहा है कि हर रोज आपके घर के बाहर 2 ही आदमी चलते हैं, बट एक्चुअली 100 आदमी चल रहे हैं, तो यू हैव टू डिसीव रादर देन। बिल्कुल। हाँ, दो साइंस विल बी पिक्ड अप। आई एम नॉट सेइंग कि जिस रडार्स को पूरी तरह से जैम किया गया, आई एम सेइंग रडार को जो ब्लिप दिख रहा था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपको जो टारगेट फ्रेंडली दिख रहा है, वो जो टारगेट आपको एनिमी दिखना चाहिए, एनिमी एयरक्राफ्ट, वो अचानक से आपको फ्रेंडली दिखना शुरू हो गया। तो आप ऐसा नहीं होता कि जैमिंग आप कंप्लीट उसके रडार और रिसीवर को बर्बाद कर देंगे। अब ऐसा होता है कि आप उसके रडार में स्पूफ सिग्नल डालेंगे, सिग्नल जा रहा है, एयरक्राफ्ट रडार ने सिग्नल भेजा, सिग्नल रिटर्न होकर के आया, बट दैट रिटर्न सिग्नल केम विद अ कोड व्हिच इज गोइंग टू फूल द रडार। ये जो क्वालिटी है, ये एयरक्राफ्ट की क्वालिटी है, जिसके वजह ये से जैमर की क्वालिटी है, जैमर इक्विपमेंट की क्वालिटी है। अब जैमर इक्विपमेंट जरूरी नहीं है कि वो A18 ग्रॉलर पर भी हो, जैमर इक्विपमेंट कहीं भी हो सकता है, वो एक एयरक्राफ्ट बेस हो सकता है, वो एक लैंड बेस हो सकता है, जैमर इक्विपमेंट आपका एक शिप बेस भी हो सकता है, वो कहीं भी आपका जैमर इक्विपमेंट बेस हो सकता है जहां आप उसको डिप्लॉय करना चाहें। तो जैमर नकली सिग्नल्स भेज रहा है दिखाने के लिए कि यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट है। देखिए जैमर अलग अलग तरीके के सिग्नल भेजता है, मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग बहुत अलग अलग तरह की जैमिंग होती है।
एक जैमर ने क्या किया, पूरी फ्रीक्वेंसी जैम कर दिया, तो रडार को कुछ नहीं दिख रहा, कंप्लीटली ब्लेंड कर दिया। एक जैमर ने स्मार्टली रडार को फॉल्स सिग्नल भेजने शुरू किए, उसको टारगेट दिख रहा है, टारगेट है यहाँ पर, उसके अपने नेटवर्क से भी कंफर्म हो रहा है, बट उसको ये बताया जा रहा है कि ये टारगेट दुश्मन का नहीं है, ये आपका अपना जहाज है। बट अपने जहाज के लिए तो कोड्स होते हैं सर। हाँ, आइडेंटिफिकेशन, वी कॉल इट IFF कोड। IFF कोड्स होते हैं। तो ये जो यूएस और क्या करते हैं लोग, IFF कोड को रेप्लिकेट कर लेते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं। मैंने बोला स्पूफ सिग्नल। सपोज मैं एक रडार, इतना आसान है क्या? आसान कुछ भी ऑपरेशन आसान नहीं था, बट देखिए आसान कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपको स्पूफिंग ऑपरेशंस करने हैं तो ऑब्वियसली एक दिन में तो नहीं होगा। तो आपको जो आइडेंटिफिकेशन कोड है वो कोड किसी लॉजिक पे तो बना होगा, तो उस लॉजिक को तो ब्रेक कर सकते हैं। तो जनरली वो लगातार आप उसके रडार की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर रहे हैं। रडार हर बीप के साथ एक IFF कोड भेजता है, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड फ्लो कोड। अब होता क्या है, IFF आप समझिए कैसे काम करता है। रडार के अंदर एक IFF ट्रांसमीटर है, एक एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रांसमीटर है। रडार ने एक पर्टिकुलर कोड उस ट्रांसमीटर के साथ में भेजा, एयरक्राफ्ट ने उसको रिसीव किया, और अगर एयरक्राफ्ट और रडार का कोड सेम है तो एयरक्राफ्ट ने उसकी रिटर्न पल्स भेज दिया कि भाई मैं फ्रेंड हूं। नाउ रडार को पता लग गया कि ये मेरा फ्रेंड है, तो उसको वो फ्रेंड मार्क कर देगा। अगर एयरक्राफ्ट ने रिप्लाई नहीं किया, सो इट इज कंसिडर्ड कि अगर सिचुएशन हो रही है या वो अनआइडेंटिफाइड है या फिर वो होस्टाइल है। अब होता क्या है, IFF कोड जो है वो बदलता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको एक एक दिन में कई बार बदलता है, कभी कभी एक एक मिनट में कई बार बदलता है, उसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है। अब लगातार कई महीनों से उनके रडार ट्रांसमिशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, IFF कोड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके एनालिसिस कर रहे थे, उनके पैटर्न को पता कर रहे थे। तो जिस लॉजिक के हिसाब से, भाई कोई ना कोई कोड का लॉजिक तो होगा। अगर आपने IFF के कोड डेली चेंज हो रहे हैं, 10 दिन में चेंज हो रहे हैं, 1 मिनट में 10 बार चेंज हो रहे हैं, उस सारे कोड्स की एनालिसिस करके आपको पता लग जाता है कि इसका लॉजिक क्या है। तो देन यू मेक ए पैटर्न, और उस पैटर्न के ऊपर, उसी लॉजिक के ऊपर आप अपना एक IFF ट्रांसीवर रिसीवर बना देते हैं जो उसी सिग्नल को रिपीट ट्रांसमिट कर रहा है। फ्रेंडली सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या है कि आपने एक एयरक्राफ्ट पकड़ा है, वो दुश्मन का जहाज। तो सुन करके बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब अनलेस यू नो द प्रिसाइज द कोड। आसान मेरे लिए तो ये होगा कि इंटेलिजेंस बंदों से निकलवा करके, कहीं किसी को हनी ट्रैप करवा करके वो लिस्ट निकलवा। नहीं, ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ये टेक्निकल एस्पेक्ट। IFF कोड उनको पता लग गया, उन्होंने वो IFF कोड उसी पर इसमें टाइम लगा होगा। देखिए IFF कोड्स कितने बिट होते हैं? 16 बिट, 8 बिट, कितने? 16 बिट एट द मैक्स। 16 बिट आज के दिन में स्पूफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखिए एयरक्राफ्ट एक मशीन है, उसके अंदर आप, एयरक्राफ्ट के अंदर आप जो भी आइटम फिट करेंगे उसका साइज मैटर करता है, वेट मैटर करता है। तो आप एक एयरक्राफ्ट के अंदर बहुत बड़ी मशीन नहीं लगा सकते। आपको IFF का जो ट्रांसफर यूनिट होती है छोटी सी होती है, उसके अंदर आप कितना इंक्रिप्शन करें। और जनरली ये सब यूनिवर्सल डिवाइसेस होती हैं। इफ यू सी, अगर आप IFF जनरली देखें, क्योंकि IFF डिवाइसेस, मिलिट्री IFF डिवाइसेस डिफरेंट होती हैं, और सिविलियन IFF डिवाइसेस आपको ओपन उसमें काम करती हैं। तो ATC के पास जो होती है, जो ATC के पास, जो आपके नॉर्मल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, वो भी तो सेम फंडामेंटल सेम ही होता है ना। क्योंकि अगर आप मिलिट्री रडार भी अगर देखें, उस पर तो सिविलियन एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर रहा है, तो मुझे सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी तो आइडेंटिफाई करना है कि कहीं गलती से मैं सिविलियन एयरक्राफ्ट ना उड़ा दूं। तो जनरली ये जो कोड्स, जैसे सर ने बताया कि 16 बिट होंगे या 8 बिट होंगे, तो 16 बिट यानी कि 2⁻16, राइट? तो इतने कॉम्बिनेशंस निकालना आज के डेट के कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, देखिए हम AI के दौर में हैं, और सॉरी एक नहीं बट एंटायर सीक्वेंस कि ये है 8-5 तक, ये है 8-15 में ये हो रहा है। सीक्वेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं कि कंप्लीट IFF कोड का लॉजिक एंड पैटर्न हम पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एक IFF कोडिंग सिस्टम के अंदर से 80,000 कोड्स हैं, तो हमारे पास पूरा उसका लॉजिक है। अब लॉजिक अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप उस लॉजिक के मुताबिक एनिमी रडार ने जो कोड जनरेट कर दिया वो भी आपको पता होगा, और अगले 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में, 50 मिनट में जो कोड वो जनरेट करेगा उसका पैटर्न भी आपको पता होगा, बिकॉज दैट लॉजिक इज नोन टू यू। और कश्यप, जनरली ऐसे सिस्टम्स में क्या होता है, दीज आर ऑल हार्ड कोडेड लॉजिक। जैसे सर ने बताया कि मुझे और आपके बीच में पता है कि हर 5 मिनट में मेरे और आपके बीच का कोड चेंज होगा। सपोज करिए मैंने और आपने एक लॉजिक डिसाइड कर लिया कि भाई अगर जब मैं 2 फिंगर दिखाऊं तो इसका मतलब है कि चाय आ जानी चाहिए, 4 फिंगर दिखाऊं तो कॉफी आ जानी चाहिए। बड़ा सिंपल, ठीक है ना? अब कोई तीसरा बंदा अगर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको पहले दिन ऑब्जर्व करेगा, बोलेगा यार जब पहले दिन 2 दिखाया तो चाय आई, 4 दिखाया तो कॉफी आई, लेकिन दूसरे दिन जब 4 दिखाया तो कॉफी नहीं आया, कुछ और आया। तो धीरे धीरे जब मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे आपका पैटर्न और लॉजिक समझ में आ जाएगा। वही सर बताने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली ये जब लॉजिक समझ में आ जाता है तो आप इसको स्पूफ कर सकते हो। अब मैं आपको 2 उंगली दिखा के बोलूंगा कि भाई मेरे को चाय भेज दो। तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उनको जैम कर लिया, आपको लग रहा है कुछ जो आपकी लोकेशंस हैं वो जैम हो गई हैं, जिनको आपने इफेक्टिवली सप्रेस कर लिया, उनको ब्लाइंड कर दिया।
कुछ सेंसर आपको देख नहीं पा रहे हैं, बट कुछ सेंसर ऐसे हैं जो बाई चांस आपको देख सकते हैं या जिनसे आपको खतरा है। अब आप क्या करते हैं, उनके ऊपर एक्सटेंसिव जैमिंग करते हैं, मल्टीपल एंगल से जैमिंग करते हैं। अब क्या होगा, सपोज आपको, जैसे आपकी मैं बात करूं, आपको 4 लोग दबाने की कोशिश करेंगे, एक आदमी आपसे लड़ रहा है तो आप कम पावर से लड़ोगे। जब 4 लोग आपसे लड़ने लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी पावर बढ़ाएंगे अपनी। सेम गोज विद रेडार, अगर आप उसको मल्टीपल जैमिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर हम इसको बोलते हैं, ईसीएम। तो ईसीएम वो करेगा, लेकिन जब ज्यादा जैमिंग शुरू हो जाएगी तो ईसीसीएम भी करेगा, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी करेगा। और जब वो ईसीसीएम वाले मोड में आता है तो रेडार का पीक पावर बढ़ जाता है, ट्रांसमिशन पावर बढ़ जाता है। तो जब ट्रांसमिशन पावर बढ़ जाता है तो रडार ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है, और जब वो ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है ऐसे टाइम पर दैट रडार इज वल्नरेबल टू द एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, जो कि अमेरिका ने बड़ी तादाद में यूज की, करीब मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा उन्होंने एंटी रेडिएशन मिसाइल छोड़ी हैं रडार के ऊपर। और इसी कारण से कुछ फोटोग्राफ भी सोशल मीडिया में जिसमें कुछ चाइनीज रडार जो है वो बिल्कुल एंटी रेडिएशन मिसाइल से डिस्ट्रॉय दिखाई दे रहे हैं। तो इन सेंसर्स को आपके एयर डिफेंस को सप्रेस करने का सबसे बड़ा तरीका है आप रडार को सप्रेस करें। आपने रडार को सप्रेस कर लिया तो मिसाइल ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगी। उन्होंने यही किया, रडार को पहले जैम किया, जैम करने के बाद जो लगा, जो जैम हो गया ब्लाइंड हो गया, ठीक है। जो नहीं जैम हुआ, जो है ये जो जिससे खतरा था, उसको मल्टी पॉइंट जैमिंग किया। मल्टी पॉइंट जैमिंग करके उसको मजबूर किया कि वो अपनी हाई पीक पावर बढ़ाए। पीक पावर बढ़ाते ही जैसे ही वो उनकी एंटी रेडिएशन मिसाइल के रेंज में आया, उसके ऊपर एंटी रेडिएशन मिसाइल छोड़ करके उसको बर्बाद किया। बड़ा सिग्नेचर बन गया वो, बड़ा सिग्नेचर बन गया वो। और जब उनके सारे रडार बर्बाद हो गए और विद इन मिनट्स, सारी कार्रवाई विद इन मिनट्स हुई, पूरी वेल प्लान थी। और जब सारी कार्रवाई उनको लगा कि हो गया, और इसके साथ जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कम्युनिकेशन लिंक था, जो मैनपैड्स थे उनके बीच में कम्युनिकेशन को थोड़ा उनको स्पूफ कमांड्स दिए, तो जब तक सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ तब तक तो बिल्कुल इनको लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हुआ। और जब तक पूरी एनिमी एयर डिफेंस को पता लगा कि हमें क्या करना है और अमेरिकन फौज अंदर घुस आई है, तब तक वो ऑपरेशन करके वापस जा चुके थे। तो सर एक क्वेश्चन बार बार खड़ा हो रहा है इस ऑपरेशन में, जहां देखें कि बिफोर द इंसर्शन, जस्ट इंसर्शन से पहले करीब 5 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी वाज, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कट कर रखा। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ऑब्वियसली मैंने एडी के साथ काफी काम किया है, और एडी के मेन पावर सप्लाई बिना जनरेटर के तो आपका रडार काम नहीं कर सकता, नहीं करता। और जो स्टैटिक आपके पावर सप्लाई यूनिट होगी, जो स्टैटिक आपका रडार है, जो आपके एंकर रडार्स होंगे, तो वो रडार्स तो पावर सप्लाई पे, मेन पावर सप्लाई पे चल रहे होंगे। नहीं, एडी रडार्स प्राइमरीली आपके जो एंकर रडार्स होते हैं वो मेन पर नहीं चलते हैं, दे ऑलरेडी ऑन देयर ओन पावर सप्लाई। जी, जो पावर सप्लाई उनके मैक्सिमम रडार्स के पास अपने इंजन होते हैं, अपने जनरेटर, उनका अपने साथ एक पावर जनरेशन सिस्टम होता है, और वो उस पावर जनरेशन सिस्टम पर चलते हैं, बैक्ड अप बाय ए मेन इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जनरेटर सिस्टम्स प्राइमरी होगा, हाँ, मेंस सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी होता है। सो ये ब्लैकआउट से क्या इफेक्ट हुआ होगा? सी, ब्लैकआउट के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। अब चूंकि उनको लो लेवल फ्लाइंग करनी थी, लो लेवल फ्लाइंग करने के लिए ब्लैकआउट करना जरूरी था ताकि लोग ना देख पाएं कि क्या फ्लाइंग हो रही है। अच्छा, आप अंधेरा कर देंगे पूरे इलाके में, पूरा गुप अंधेरा है, ऐसे में बिना किसी लाइट के, बिना किसी बीकन के अगर एयरक्राफ्ट आसमान में जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको स्पॉट करना। मैनपैड्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैनपैड्स के लिए मुश्किल है। ब्लैकआउट हुआ कैसे होगा? साइबर। तो सो कौशलेंद्र, ये क्लासिकल ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी अटैक है। आपने देखा होगा काफ़ी बार रशियन ऑयल कंपनीज पे ये अटैक्स हुए हैं, ठीक है। स्टक्सनेट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड अटैक, जैसे हम जानते हैं। ये वो अटैक्स होते हैं जो कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम्स हैं, ये काफ़ी पुरानी सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। ये करीब आज से 30 साल पहले के सिस्टम्स हैं, और इन सिस्टम्स पे एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको बोलते हैं PLCs, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स। तो ये बेसिक सेंसर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई की स्विचिंग को रिले करता है कि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज से पावर आता है एक पावर स्टेशन में, राइट। तो सपोज करिए एक सतलज डैम से पावर आ रही है आपके पास, एक भाखड़ा डैम से पावर आ रही है आपके, कहीं अलग अलग डैम से पावर आ रही है आपके पास एक सब स्टेशन में, ठीक है। और उस सब स्टेशन में जहाँ पावर आ रही है उसके बाद वो शहरों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो अब सपोज करिए वहां से पावर दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसके 2 सप्लाई के लिंक्स होंगी जो कि ऑटोमेटिकली मूव करती हैं बेस्ड ऑन कितनी पावर डिमांड है दिल्ली के शहर में। 2 बस होते हैं सर, A बस एंड B बस। वो तो जो बस कंट्रोल होती है कोई मैन्युअली कंट्रोल नहीं होती है, ये कंट्रोल होती है एक नेटवर्क से जिसे बोला जाता है OT नेटवर्क, या जिसको ऑल्सो बोलते हैं स्काडा नेटवर्क्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स बोलते हैं इनको। ये क्लासिकल साइबर नेटवर्क्स या क्लासिकल डिजिटल नेटवर्क्स नहीं है। ये नेटवर्क्स आज से 20-30 साल पहले करीब बने थे, और ये जनरली हमारे पाइपलाइंस, ऑयल पाइपलाइंस में ऑयल कंट्रोल करना, इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करना,
घरों में जो पानी आता है उसको पानी को कंट्रोल करना, तो ये कोई मैन्युअली नहीं होता, ये सारे इंडस्ट्रियल ओटी नेटवर्क्स के थ्रू होता है। और इन सिस्टम्स पे आज से 30 साल पहले काम हुआ था, ठीक है ना। अब ये सिस्टम्स जब बने, जब डेवलप हुए और जैसे जैसे इंटरनेट प्रोग्रेस हुआ, ये सिस्टम बहुत ही वल्नरेबल प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, क्योंकि तब किसी को पता नहीं था कि आज से 30 साल बाद भाई साइबर अटैक्स होंगे, राइट। तो तब हमारे लिए एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि भाई स्विच को कमांड दिया और ये रिले इधर मूव कर गया और पावर सप्लाई दिल्ली चली गई, या इतना मेगावाट पावर यहां से डायरेक्ट करके वहां भेजना। तो ये सिस्टम्स तब के बने हुए हैं, और जनरली इन सिस्टम्स के 3-4 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे दुनिया में, ठीक है। कुछ सिस्टम सीमेंस ने बनाया है, कुछ सिस्टम्स एबीबी ने बनाया है, कुछ हिटाची ने बनाया है। तो ये बड़े क्लासिकल सिस्टम्स हैं, तब के बने हुए हैं। और जो वेनेजुएला के जो पावर सप्लाई सिस्टम्स हैं वो वैसे ही बहुत ही पुराने सिस्टम्स हैं। तो अब जब ये ब्लैकआउट होना था, तो इनको जनरली क्रिटिकल नेटवर्क्स बोला जाता है। क्रिटिकल नेटवर्क्स वो नेटवर्क्स होते हैं जो किसी की लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैं इलेक्ट्रिसिटी गुल कर देता हूं, तो हॉस्पिटल्स में काम बंद हो जाएगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन मशीन्स बंद हो जाएंगी, ओटी बंद हो जाएगा, तो किसी की जान जा सकती है, तो क्रिटिकल नेटवर्क है। हवाई जहाज, ठीक है, आप अगर मैं एयरपोर्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाए, एयरपोर्ट के नेटवर्क्स में, जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले देखा अभी कि स्पूफिंग अटैक्स हुए, और इंडिया ने माना है कि ये साइबर अटैक था, जहां पे कि जीपीएस स्पूफिंग हुई और जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिले था, ठीक है ना। तो ये स्पूफिंग हवाई जहाज से, मतलब स्पेस बेस्ड स्पूफिंग नहीं थी, ये नेटवर्क बेस्ड स्पूफिंग थी। तो कमिंग टू कारकास सर, हाँ, तो कारकास का जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, हम मान के चल रहे हैं कि बहुत ही ट्रेडिशनल नेटवर्क होगा और इसको पेनिट्रेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो सर ये पहले से पेनिट्रेट किया गया होगा, मॉलवेयर डाला गया होगा उसमें, या उसी टाइम पर? नहीं, जनरली मेरे को अगर कोई एक्शन लेना है तो मैं पेनिट्रेट बहुत पहले करूंगा ना आपको, बिकॉज स्टक्सनेट को पहले डाल दिया गया था सर। मैं भी आपको पेनिट्रेट, अगर मुझे पेनिट्रेशन एक्सरसाइज करनी है तो आप एज अ स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव आल्सो, यू डोंट पेनिट्रेट ऑन द डे, राइट। यू वुड हैव डन इंसर्शन, योर ईडब्ल्यू एलिमेंट्स आपके बहुत पहले जा चुके होंगे। तो इसकी भी तैयारी मतलब सर पहले ही हो चुकी तो इसका तो फ्रेमवर्क बना, महीनों पहले, 2 दिन नहीं, बहुत महीनों तो नहीं, मैं तो बोलूंगा सालों पहले भी हो जाता है। मैं आई वुड लाइक टू पुट इन ए पॉइंट, जितना मेरा इंटरेक्शन रहा है, कुछ फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी के साथ में जॉइंट ट्रेनिंग वगैरह नहीं किया, बट वो अपने नॉर्मल वॉर गेम्स में भी ना सर, दे गो ऑन कैंपेन्स लाइक दिस। उन्होंने पहले ये वॉर गेम कर रखा होगा कि वेनेजुएला पे अटैक करना है, बिल्कुल। और ये जो चीज़ है, दे वुड हैव प्लान्ड इट 10 years बैक, और करके तब से उसके रिजल्ट निकाले होंगे उन्होंने कि अगर ये करना होगा तो मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है। तब से दे वुड हैव स्टार्टेड इंटेलिजेंस गैदर करना। राइट, एब्सोल्युटली राइट। वॉर गेम्स, अब आप किसी को भी, किसी भी देश की आर्मी को उठा लीजिए, हम नहीं करते हैं क्या? हम लोग करते हैं, कितना हमारे वॉर गेम्स आप देखिए, तो डिफरेंट कंट्रीज को हम प्लान करके वो करते रहते हैं, आपके अलग, उसी के बेस पर तो आपके डॉक्ट्राइन्स बनते हैं। तो वॉर गेमिंग तो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही होगी, और आज से नहीं, शायद आप मोनरो की जो बात कर रहे हैं, मोनरो ने जब डॉक्ट्राइन बनाया था तो प्रोबेबली तभी से इनके ये वॉर एक्सरसाइज शुरू हो गई होंगी और वॉर सिमुलेशन तब से चल रहा होगा। तो एक दिन की प्लानिंग नहीं होती है। यस, और दूसरा, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस, राइट। नो, एज आई अंडरस्टैंड कि ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट या प्लानिंग शुरू कैसे हुआ होगा, जैसे कि वॉर गेम से तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऑलरेडी ग्राउंड में पोजीशन रही होंगी, कि इफ़ इट्स लाइक दैट प्लग एंड प्ले वाला जो होता है कि आपके इंटेलिजेंस सोर्सेज वगैरह, तो आई एम श्योर वो तो बहुत पहले से, देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना ये ऑपरेशन संभव नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। बिकॉज सर जैसे बताया गया था कि प्रेसिडेंशियल पैलेस छोड़कर ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे थे, मतलब ही वाज नॉट स्टेइंग परमानेंटली इन एनी वन प्लेस। तो कहीं ना कहीं उनके पास खबर थी, तो कोई ना कोई बता रहा था कि आज ये यहाँ पर हैं, इस बिल्डिंग में हैं। अच्छा, अभी ये कुछ खबरें आई हैं, कल परसों भी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि कुछ सर्विंग जनरल्स ऑफ वेनेजुएलन आर्मी हैव बीन अरेस्टेड ऑलरेडी। अच्छा, 1 या 2 कुछ हैं जनरल जो अरेस्ट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो अरेस्ट हुए हैं तो किसी ना किसी बात पर अरेस्ट होंगे। हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, और अमेरिकन सोर्सेज ने उनको काफ़ी लंबे, और 1-2 दिन पहले कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा, वो शायद सालों से काम कर रहे होंगे अमेरिकन फोर्सेज के लिए। कौशलेंद्र, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, अगर आप नेटवर्क पे हैं किसी, तो आप वल्नरेबल हैं, ठीक है। तो जहां अगर मिलिट्री नेटवर्क भी है, उनका एडी नेटवर्क भी है, तो मुझे एडी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। या तो उनका नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मैं उसको पेनिट्रेट कर सकता हूं, और अगर वो एयर गैप नेटवर्क है, एक स्टैंड अलोन नेटवर्क है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं फिजिकली जाके कहीं ना कहीं कुछ तो इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इन केस ऑफ स्टक्सनेट ऑल्सो, आपने एक साइंटिस्ट, सीरियन साइंटिस्ट का लैपटॉप इन्फेक्ट किया था।
इन दिस केस ऑल्सो गेटिंग ए फैसिलिटी, किसी एक्सेस टू ए फैसिलिटी जहां पे जाके मैं किसी स्विच में कोई पेन ड्राइव घुसा सकूं या कोई डिवाइस घुसा सकूं, इज नॉट अ वेरी बिग ऑपरेशन टू कंडक्ट। परफेक्टली एग्रीड, और आई एम श्योर ये हुआ होगा। बट आप मुझे ये बताइए सर कि ये करने के बाद में ये डिटेक्ट भी तो होगा, मतलब उनके भी अपने। नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी कितनी है, मैच्योरिटी पे भी तो डिपेंड करता है। तो वेनेजुएला अगर आप देखें कोई बहुत कंपेयर टू यूएस, कंपेयर टू इवन इंडिया, मतलब आज आप हमारे किसी नेटवर्क में कुछ भी लगाएंगे, हमको 1 सेकंड में पता लग जाएगा। इसको ये तो हुआ है, हाँ। हाँ। इसको हम एक वेनेजुएलन एयर डिफेंस के सिनेरियो में भी देखते हैं। आपके पास से 500 नोड्स हैं अलग अलग एयर डिफेंस की, जो कि वी अज्यूम दैट इट वाज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, इट वाज कनेक्टेड टू अ स्टैंड अलोन नेटवर्क। आपके पास 500 नोड्स हैं, किसी के पास किसी नोड के ऊपर मैनपैड सिस्टम लगा हुआ है, किसी नोड के ऊपर रडार लगा हुआ है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब एक छोटा सा सेक्शन या एक डिटैचमेंट जिसके अंदर शायद 20 या 25 लोग हों, जो एक छोटे से रडार को या छोटे से मिसाइल यूनिट को लेकर के बैठा है एक सिस्टम में, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम के अंदर कहीं से जाकर के आपने एक छोटा सा पेन ड्राइव लगा दिया। तो आपने एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक पेन ड्राइव लगाया है, बट चूंकि वो कनेक्टेड है पूरे नेटवर्क में, तो वो तो पूरे नेटवर्क में फैल गया ना मेलवेयर। तो आपने केवल एक पर्टिकुलर डिटैचमेंट को कॉम्प्रोमाइज किया, चाहे आपने पैसे दिए या चाहे आपने कुछ और अपना हुकर क्रुक लगाया, आपने उसको कॉम्प्रोमाइज किया, और या आपने कोई अपना सैबोटेज किया, या आपने कोई। तो इसको क्लासिकली कमांड एंड कंट्रोल वॉरफेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कमांड एंड कंट्रोल वॉरफेयर में जो साइबर कमांड एंड कंट्रोल वॉरफेयर है, इसमें मैं जब एक सबसे पहले मेरे को रिकॉनेसेंस तो करना ही पड़ेगा नेटवर्क का। तो नेटवर्क रिकॉनेसेंस, अगर जैसे सर बता रहे हैं कि स्टैंड अलोन नेटवर्क है, तो मुझे पता है कि अगर एडी नेटवर्क है तो स्टैंड अलोन नेटवर्क ही होगा, बट चलेगा तो आईपी पे ही। मुझे ये भी पता है कि आईपी प्रोटोकॉल पे चलेगा, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी पे ही चलेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि स्टैंड अलोन नेटवर्क भी आज के डेट में, जैसे हम किसी भी देश में चले जाइए, स्टैंड अलोन नेटवर्क भी इंटरनेट प्रोटोकॉल पे ही बने हुए हैं, क्योंकि इक्विपमेंट पूरे दुनिया में उसी वही सिस्को के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं। तो नेटवर्क बनाने के लिए तो चाहिए मुझे वही। तो मुझे नेटवर्क का आर्किटेक्चर पता है, मुझे पता है कि सर्वर कहाँ होंगे। तो मैं जब ऐसे नेटवर्क्स में जाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा इस एयर गैप नेटवर्क को ब्रिज करने की, ब्रिजिंग ऑपरेशंस करूंगा मैं, जहां की मैं इस प्राइवेट नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करके मैं एक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क बनाऊंगा, और पक्का ये हुआ होगा। अब कैसे हुआ होगा, इसके लिए फिजिकल इंसर्शन जरूरी होगा। सर, इज देयर ए केस इन पॉइंट, अभी मैं किसी और का वीडियो देख रहा था जिसमें कि सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, इनके ऊपर डिपेंडेंस है, तो ऐसी कंपनीज के थ्रू ये मैलवेयर डिलीवर हो सकता है क्या? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा ऐसे हो सकता है, बट इन टेक्नोलॉजीज को बाईपास करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। जो साइबर कमांड है, करेक्ट, उनका काम ही है, उनके पास तो प्रॉपर साइबर, उनके तो एपीटीज बैठे हुए हैं, वो बैठ के दिन रात यही कर रहे हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के फर्मवेयर को बाईपास कैसे करना है, या सिस्को के फर्मवेयर को बाईपास कैसे करना है। चाइनीज एपीटीज भी यही कर रहे हैं, कोरियन एपीटीज भी यही कर रहे हैं। वी फर्मली बिलीव कि कंपनीज को, शायद कंपनीज ने डायरेक्टली कंपनी डायरेक्टली नहीं करती हैं जनरली कंपनी, और ना उनका इन्वॉल्व होना किसी तरह से लॉजिकली करेक्ट लगता है, वो नहीं भी है, क्योंकि वो कंपनी है, वो बिजनेसमैन है, उनके लिए इस तरह की चीज़ों में शामिल होना ठीक नहीं। लेकिन हाँ, किसी भी सिस्टम को बाईपास करना एक अच्छे हैकर, क्योंकि जो सिस्टम को बाईपास कर रहा है, जो सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहा है, वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो लीगल एक्टिविटी करने वाला एक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं हो सकता, वो हमेशा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, अनलेस ऑफ कोर्स देयर चाइनीज। नहीं, देखिए कोई भी मैं अब ये तो देखिए साइबर कमांड, अब अगर साइबर कमांड है तो देखिए भाई नेशनल सिक्योरिटी के आगे देयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट, राइट। आई एम सेइंग नॉट अनऑथराइज्ड, यू कैन से अनकन्वेंशनल अनलेस दे आर चाइनीज एमएसएस, ठीक है। हाँ सर, एक इनफैक्ट इसमें चाइनीज गैजेट्स, और नॉट जस्ट गैजेट्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स काफ़ी, वेनेजुएला का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था ऑन चाइनीज रेडार्स, YJ-1, JYL-1, ये जो रेडार्स थे इनके बड़े, उनको बोलते थे कि ये रेडार ऐसे हैं कि जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकते हैं। अच्छा, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ सर, लाइक द बायोमेट्रिक सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी एंड फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल दैट, तो देयर आर सम स्पेकुलेशंस, आई डोंट नो, आई एम श्योर ये सच नहीं होगा, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस को ऑपरेट करने के लिए भी देयर मस्ट बी सम इंटेलिजेंस ऑपरेटर जो ये एग्जैक्ट कंफर्मेशन की 6 मिनट के अंदर जा करके किसी को एग्जैक्ट प्लेस पे ब्रीच करना, जा करके प्रेसिडेंट और वाइफ को निकाल लेना, तो दे हैड इन्फॉर्मेशन। सो क्या उसका डिपेंडेंस कुड हैव बीन ये जो चाइनीज फेशियल रिकॉग्निशन या एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस, जिससे एग्जैक्ट पता चला होगा कि कौशल, क्या आप अपनी फोटोग्राफ इस आईपैड के थ्रू अपने टीवी पे पूरे इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट होना देखना चाहते हैं? बहुत सिंपल है। तो अगर प्रेसिडेंट मदुरो अपने बेडरूम में बैठे हैं और वो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं,
तो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। उनके घर में जितने CCTVs कैमराज हैं भाई, वो तो किसी थर्ड पार्टी सिविलियन वेंडर नहीं लगाए हैं ना, तो उसने नेटवर्क कैसे किया है? या तो इंटरनेट पे ही कनेक्ट किया है या फिर कोई प्राइवेट नेटवर्क बनाया है। भाई आज की डेट में हर चीज़ IP पे चल रही है और IP को कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप अगर आप आज देखना चाहते हैं कितने हैक्स हो रहे हैं, आप जाइए, आप देखिए हैव आई बीन पॉन्ड, आप लिखिए अपना हैव आई बीन पॉन्ड और देखिए आपका यूजर नेम अभी तक हैक हो चुका है क्या। कितने इंटरनेट पे ऐसे कैमराज हैं जो हर रोज मिलियंस ऑफ कैमराज हैक हो रहे हैं और मैं जाके देख सकता हूँ कि भाई इस देश में क्या चल रहा है। और जो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, कहीं लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपके बेडरूम में आपका डिवाइस पे घुसना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अल्टीमेटली इट इज एन IP, चाहे वो स्टैटिक IP है, चाहे वो आपका इंटरनेट IP है। तो अगर आप रीच इज नॉट वेरी, अगर आप किसी के फोन को, आईफोन को हैक कर सकते हैं, तो भाई प्रेसिडेंट बराक ओबामा को आईफोन हैक किया था ना चाइनीज ने, ठीक है ना। तो उसके बाद बड़ी इशू हुए थे। तो एंड ऐसा भी हो सकता है सर कि यहाँ पर जब डेल्टा फोर्स ने टचडाउन किया हो एंड वो उस समय पर वहाँ वेनेजुएलन आर्मी का या जो सोर्स था इनका वो वहीं पर अवेलेबल रहा हो, उसने बताया भी। हाईली पॉसिबल है, हाईली पॉसिबल है। देखिए ग्राउंड पर कोई ना कोई, देखिए ग्राउंड इंटेलिजेंस के बिना प्रेसिडेंट को उठाना इम्पॉसिबल है, मैं आपको बता दूं। इतने कम टाइम में सर CIA ने देखिए ऑपरेशन किया है, अगर तो कॉम्प्रोमाइज तो ग्राउंड पे आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज कॉम्प्रोमाइज हुए होंगे। आप देखिए ना, जब से मदुरो पावर में आए हैं, इसके पहले ह्यूगो चैवेज थे, तो पिछले 20-25 साल से 30 साल से ये सारा क्राइसिस चल रहा है। तो आपको क्या लगता है 20-25-30 साल से जो तलखियां, जो ट्रबल्स चल रही हैं, अमेरिका डिप्लोमेटिक ट्रबल जिसको बोलते हैं, डिप्लोमेटिक टसल चल रही है जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में, आपको क्या लगता है पिछले 25-30 सालों में अमेरिका ने कोई ग्राउंड सोर्सेज, आई थिंक काफी लोग होंगे सर। बहुत बड़ी तादाद में क्यों होंगे, बहुत बड़ी तादाद में क्यों होंगे? तो क्वेश्चन मुझे जो इस ऑपरेशन में बड़ा क्लासिकल जो मैं सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बता सकता हूँ, अगर आप देखें तो मैं इसको मैंने काफ़ी देर एनालाइज किया और मैंने उसका काफ़ी लंबा एक एनालिसिस भी बनाया है। तो इट वाज अ परफेक्ट, जैसे हमने बताया कि इट वाज अ परफेक्ट ऑपरेशन, बिल्कुल, है ना। तो और इसमें काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस दोनों असेंबल हुए। जैसे सर ने बताया कि AD ऑपरेशंस हुई होंगी, तो ऑब्वियसली वो हुई होंगी। बिना AD इज अ सबसे बड़ा थ्रेट। हाँ, तो AD इज, आपने देख लिया, संदूर में भी देख लिया कि हमको, जब हम स्टाफ कॉलेज में भी थे, सबसे पहले भाई एयर स्पेस कौन डोमिनेट करेगा, तो एयर स्पेस डोमिनेशन इज वन ऑफ द मेजर गेम इन एनी ऑपरेशंस टुडे। तो अब नाउ बिकॉज नाउ AD हैज बिकम नेटवर्क्ड, now AD is vulnerable from both ends, EW and cyber, and now हम बात कर रहे हैं साइबर EW वेपन्स की, ठीक है ना। ये अब नया डायमेंशन है कि हम आज से करीब 10-15 साल पहले से हम बात कर रहे हैं साइबर EW कन्वर्जेंस की, और हमें पता था कि भाई नेटवर्क के बिना तो आप C4I2SR सिस्टम्स की जो हम बात कर रहे हैं वो चल ही नहीं सकते हैं। आपको सर C4I2SR सिस्टम, सो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कोलैबोरेशन एंड इन सर्विलेंस, रिकॉग्निसेंस, ठीक है ना। तो ये जो कंपोनेंट्स थे मिलिट्री टैक्टिकल ऑपरेशंस के, ये बिना नेटवर्क के नहीं चल सकते। और जब बिना नेटवर्क के नहीं चल सकते, तो नेटवर्क आज की डेट में सिर्फ एक ही नेटवर्क है यूनिवर्सली, विच इज एन IP नेटवर्क। भले आप प्राइवेट नेटवर्क बनाए या पब्लिक नेटवर्क बनाए, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं तो आप बेसिकली आप इंटरनेट की कॉपी बना रहे हैं। तो जो चीज मैं मैलवेयर आपके पब्लिक नेटवर्क के लिए बनाऊंगा वो प्राइवेट नेटवर्क में भी एग्जीक्यूट, आपको पहुंचाना, डिलीवरी करना, उसके लिए मुझे फिजिकल ऑपरेशन चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे फिजिकली इंसर्ट करना पड़े किसी को। तो दिस इज अ क्लासिकल काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक amalgamation of all the operations. And how I see it is कि ये आज से नहीं, सबसे पहले आपने, एंड ये जैसे आप बता रहे हैं US स्पेशल फोर्सेस एंड US एक स्पेशल इट्स स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस कंट्री, उनकी आर्मी हमसे लगभग कितनी 1/4 है फिजिकली 1/4 है, बट दे ऑपरेट बियॉन्ड सीज, राइट, across the globe. So that's their mindset. That's their mindset, because that's a strategic mindset. There's an expansionist mindset, right? So if you look at that, तो उसमें of course technology dominance is very high, है कि नहीं? तो उनके अगर आप एयरक्राफ्ट देखें, एंटी स्टेल्थ हैं, they are constantly analyzing अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, probably 50 साल बाद क्या ऑपरेशन करना पड़ सकता है, right? और उसी के हिसाब से उनका वेपन डेवलपमेंट भी चलता है, उनके सोर्सेज डेवलपमेंट भी चलते हैं। उनको पता है कि आज टुडे वी आर एट दिस टेक्नोलॉजी एंड आफ्टर 10 years वी विल रिक्वायर दिस टेक्नोलॉजी। तो ऑलरेडी आज उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। तो अगर आप इसको देखें, अब जैसे सर बता रहे थे कि रडार, अब रडार को ब्रीच करने के लिए अब लोगों ने रडार ब्रीचिंग नेटवर्क बनाया है, जिसको हम शूटर का नाम देते हैं,
आई वांटेड टू अंडरस्टैंड सर, ये बहुत चर्चे में है। और मैं टेक्निकली नहीं बताना चाहिए इसके बारे में। मैंने आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में भी बात किया था कि अब जैसे सर ने बताया कि भाई रडार रिसीव भी कर रहा है और रडार पल्सेस रिसीव करता है। अब पल्सेस रिसीव करता है, वो पल्सेस कहीं ना कहीं जाके एक डिजिटल सिग्नल बन के प्रोसेस हो रहा है। पल्स मतलब पैकेट्स में एनर्जी। अल्टीमेटली तो है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ही, बट उसके अंदर कुछ सिग्नल्स डिकोड है और वो सिग्नल्स जो है अल्टीमेटली जाके कहीं किसी कंप्यूटर पे प्रोसेस हो रहे हैं। अब वो जो पल्स आ रहा है, क्या उस पल्स के अंदर मैं मैलवेयर इंसर्ट कर सकता हूँ? आप बताइए। कर सकता हूँ। कर सकते हैं। तो that's what I अब said, अगर जो अब आप बता रहे हैं कि 16 बिट का, सर ने बताया 16 बिट का है, मुझे पता है 16 बिट का FFZ है, तो मैं 16 बिट का मैलवेयर डेवलप कर सकता हूँ। जो हमने कहा स्पूफ सिग्नल, तो स्पूफ सिग्नल यही है कि आपको जो रिटर्न सिग्नल आ रहा है वो रिटर्न सिग्नल नहीं है, वो एक्चुअली दुश्मन का स्पूफ सिग्नल है। अब वो स्पूफ सिग्नल के अंदर इंस्टेड ऑफ स्पूफिंग क्या मैं मैलवेयर इंसर्ट कर सकता हूं जो जाके अपने आप को उसके प्राइवेट एडी नेटवर्क पे इंस्टॉल करे और उसके बाद एक कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क बनाए? ये सिर्फ थ्योरी में या प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली पॉसिबल सर है। ये बताइए, पूरा नेटवर्क है और कहीं एक जगह ब्रीच करवा करके, इवन मे बी पेन ड्राइव से या फिजिकली जा करके मैंने पेन ड्राइव लगा दिया और मैलवेयर एम्बेड कर दिया, बट ये पूरे नेटवर्क में क्या कोई ब्लॉक्स या कुछ नहीं है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? सर ब्लॉक्स तो होंगे, बिल्कुल, ऑफ कोर्स फायरवॉल्स होंगे, फायरवॉल्स होंगे और सारा जगह। तो सर तभी ये ऐसे ऑपरेशंस एक दिन में नहीं होते हैं। दीज आर ऑल वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस। मैं आपके नेटवर्क को ब्रीच करके मैं आपके नेटवर्क को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि आपके नेट सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स कब होते हैं, इसको कश्यप को सर बताइए। मैं इसी में मैं ये और मतलब आप आंसर कीजिएगा इसके बाद। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, अगर लॉन्ग टाइम है तो लॉन्ग टाइम तो डिटेक्शन के भी ऑप्शंस है ना? नहीं सर, मैं स्लीपर सेल हूं ना। आप स्लीपर सेल किस लिए बनाते हैं? सिग्नल तभी डिटेक्ट होगा जब वो कोई ट्रबल क्रिएट करेगा। मेरा 16 बिट का अगर मेरा इंक्रिप्शन है, 16 बिट का मेरा स्पूफ सिग्नल आकर के मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया और वो 16 बिट का सिग्नल कोई ट्रबल किए बिना मेरे सिस्टम के अंदर ट्रैवल कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो कोई रही है, डिटेक्ट नहीं करेगा। तो कैसे डिटेक्ट होगा वो? और देखिए वो केवल डिटेक्शन करके उसको एनालाइज करता रहेगा। कश्यप, मैं अगर किसी नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट हुआ हूं, ठीक है ना, और ये हर रोज की बात है सर, ठीक है, टाटा जैगुआर के पूरा प्रोडक्शन लाइन बंद है, पिछले $1 बिलियन का लॉस हो रखा है, पिछले 2 महीने से प्रोडक्शन लाइन बंद है, ठीक है ना। सो अगर मैं आपके नेटवर्क में मैंने पेनिट्रेट किया है और अगर मैं एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, तो मेरा काम है आपके नेटवर्क में सिर्फ बैठे रहना और आपकी कमियां ढूंढना, और वो कमियां बहुत तरह की होती हैं और हो जरूरी नहीं है कि आप वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क, खाली कमियां भी नहीं कि कहां से मैं कहां गैप्स हैं, कहां वल्नरेबिलिटी है और कहां पर रिस्क फैक्टर्स है, तो सारे के सारे एनालाइज कर रहा है और वो अभी कुछ नहीं कर रहा उसके ऊपर। वो इसका फायदा तब उठाएगा जब बिल्कुल डी हो जाएगा फाइनल डे। सो मैं तो स्लीपर सेल बनाऊंगा किसी के नेटवर्क में पेनिट्रेट करके और फिर सलामी स्लाइसिंग अटैक करूंगा। मेरा काम है धीरे धीरे नेटवर्क को एनालाइज करना, सिस्टम्स को एनालाइज करना और एप्रोप्रिएट मैलवेयर बना के रखना कि भाई जिस दिन इंसर्शन ऑपरेशंस होगा तो मुझे नेटवर्क को डाउन करना है तो ये किल स्विच दबाना है, ये करना है तो वो किल स्विच दबाना है, तो मैं ये पेलोड्स बना के डिलीवर करके रखूंगा। और शायद जब आप जिस दिन आप लोग वेनेजुएलर्स आर दे लव देयर बूज, तो जिस दिन पार्टी हो रही है उस दिन मैं टेस्ट भी करूंगा आपके नेटवर्क को और फिर रिस्टोर भी करूंगा। तो जनरली जब मैं स्मॉल अटैक्स करता हूं बड़े आपको लगेगा कुछ शायद गड़बड़ी हुई थी, कुछ हुआ नहीं। हर चीज को, इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है इन साइबर। That's what we. So, sir, finally, was it a special forces operation? Yeah, it was more of a cyber operation. Yeah. So I'll tell you, it's not. You can't call it a special forces operation. देखिए, जहाँ तक साइबर एस्पेक्ट्स की बात है, so this aspects went on for a very long time. ये काफी लंबे टाइम से प्रोसेस चल रहा था। ये ऑपरेशन एक दिन का नहीं था। तो अगर आप बात करेंगे कि डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन कब का था, तो उन्होंने भी पिछले कई महीनों से वो एक स्केल मॉडल के ऊपर तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। सो प्राइमरीली ऑपरेशन हम देखते हैं तो डेल्टा फोर्स ने किया, बट जिस तरह से साइबर कमांड ने उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से एयरफोर्स ने उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से नेवल एसेट्स ने उनको सपोर्ट किया, जिस तरह से एंटायर यूएस की जॉइंट कमांड ने उनको सपोर्ट किया, ये कंप्लीट एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। जॉइंट ऑप्स था, वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, और सभी का ऑपरेशन था। आप एक जॉइंट ऑप वेरी सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया और एज ए रिजल्ट कुछ मिनटों के अंदर निकोलस मादुरो। इनफैक्ट सर, इफ आई मैं उस पर और थोड़ा स्ट्रेच करना चाहूँगा कि
जैसे उन्होंने एसेट्स को धीरे धीरे मोबिलाइज करके टाइटनिंग द नूज ना आसपास, सो दैट आप एक एयरक्राफ्ट कैरियर या उनका प्रेजेंस देख करके चौंक ना जाए उनके ड्रोन से, चलो ये तो हर दिन आ ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा टाइप। तो दे गॉट रियली यूज टू इट, और उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देन दे अटैक्ड जो बोट्स को अटैक किया था, एंड उसके बाद दे अटैक द पोर्ट फैसिलिटी वेनेजुएला के अंदर। तो धीरे धीरे दीज आर साइंस दैट एनीबॉडी शुड पिक अप। कश्यप, जैसे हम लोग जानते हैं, वी शेप द बैटलफील्ड, राइट? सो शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड शेप, आप बैटलफील्ड को एक दिन में नहीं शेप करते हैं। आप बैटलफील्ड को शायद, अगर स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस कर रहे हैं तो बैटलफील्ड को शायद आप 6 महीने से शेप अप कर रहे हैं। वो ये कर रहे थे सर यहाँ। है ना? तो वो शेपिंग अप चल रहा था, ठीक है ना? और वो गर्मा गर्मी दिख रही थी हम लोगों को पिछले 5-6 महीनों से, जब से मदुरो आए हैं सीट पे। सो कंटिजेंसीज तो वर्कआउट होके रही होंगी, है ना? जैसे कि आप एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव रहे हैं, तो आपकी कंटिजेंसीज, आप कितने कंटिजेंसीज वर्कआउट करते हैं? तो कंटिजेंसीज हैव बीन वर्कड आउट, प्लान्स हैव बीन वर्कड आउट। एग्जीक्यूशन में मैं हमेशा, मेरा मानना है कि जब तक आप जमीन कैप्चर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो तब तक कोई अहमियत नहीं है। आप कुछ भी लगा लें, आप EW लगा लें, आप AD लगा लें, आप एयरफोर्स लगा लें, जब तक आपने जाके झंडा नहीं गाड़ा जमीन पे, तब तक उसका आउटकम कुछ नहीं होता। सो whatever happened on ground, ठीक है, जो इंसर्शन ऑपरेशंस हुआ, एंड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स आर कम एट ए वेरी हाई कॉस्ट, ठीक है? अगर आप देखें पूरी इंडियन आर्मी में हम लोग 14 लाख थे, और कितनी स्पेशल फोर्सेस बटालियंस थी, ठीक है? तो यू कम एट ए वेरी हाई कॉस्ट, एंड इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट है, और उसका जो एक्चुअलाइजेशन था वो आपने देखा, ठीक है ना? अनलाइक प्रॉबेबली हमारी डॉक्ट्रिन्स, जहां के हम प्रॉबेबली हो सकता है स्पेशल फोर्सेस को वी डोंट ट्रीट एज स्ट्रेटेजिक weapons, we treat them more as tactical weapons somehow, or maybe because हमारी strategic employment उतनी ज़्यादा नहीं होगी, शायद हमारी tactical employment बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद special forces gets employed in more of tactical operations. But this is a classic strategic operation. I'll beg to differ, but I will also. I will not get into it. You get involved obviously in strategic operations, of course, which we are not aware of, right? Lot of strategic operations, right? I will not. But they're not known in the public domain. Yeah. So because obviously we will let go remain out of the preview of this Sir, discussion now. so any lessons for India and I will say कि चाइना एंड रशिया के लिए भी? देखिए, पहली बात तो है, इंडिया के लिए तो बहुत बड़े बड़े लेसन हैं, बट मैं सिर्फ टैक्टिकल एंड नेटवर्क, देखिए इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है, इंडिया की देखिए तरक्की जो पिछले 30 साल में इंडिया में हुई है, मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर डिजिटल टेक्नोलॉजीज। IT हैज़ बीन आवर मेन फ्रंट हमारा, और अब हमारा मेन जो इकोनॉमिक राइज है बिकॉज ऑफ फिनटेक है, एंड IT एंड फिनटेक दोनों हमारे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना? एंड सिमिलरली जितने भी हमारे डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन सिस्टम्स हैं, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क्स। तो इसलिए अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखें ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी पे, वो इंडिया इज ऑन नंबर 9th और 10th, राइट? या ठीक है ना? तो इतना बुरा हाल नहीं है, पहली बात। गवर्नमेंट इज वेल अवेयर, वी हैव अ नेशनल सेक्रेटरीट फॉर ड्राइविंग साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग एंड सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग। Then backups and contingencies are already prepared. We already have a well-defined doctrine. हमारे पास डॉक्ट्राइन है कि ऐसी केस में क्या करना है। बहुत सारे कंट्रीज को तो वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को तो पता ही नहीं था कि ऐसे केस में क्या करना। बिल्कुल। तो वी नो एटलीस्ट व्हाट टू डू। हमारे पास फर्स्ट बैकअप क्या है, सेकंड बैकअप क्या है, हाउ डू वी गो बैक, और हमारे पास ऐसे भी सिस्टम्स हैं कि इन केस अगर वर्स्ट हैपेंस वी कैन मैनुअल कंट्रोल में आ सकते हैं। हम टोटली डिलिंक कर सकते हैं अपने आप को किसी भी नेटवर्क से, और हम कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से बाहर आकर के आइसोलेशन में भी हमारी कैपेबिलिटी है काम करने की। तो ये हमने डेवलप की ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे में आई थिंक वी आर वेल प्रिपेयर्ड। और उसमें सर प्रॉब्लम ये प्रिपरेशन में छोटा से मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, आई एम सॉरी, बट जो आपकी प्रिपरेशन की बात होती है, प्रिपरेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्सरी। हु इज योर एडवर्सरी? तो यहाँ एडवर्सरी कौन है? चाइना है, पाकिस्तान है, या पाकिस्तान के सपोर्टर कंट्रीज हैं, या चाइना के और जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। तो उनके कंपैरिजन में जब हम अपने आप को देखते हैं तो वी आर, आई कैन नॉट से वी आर 100% सेफ, बट वी आर इन अ मच बेटर सिचुएशन देन अदर्स, एंड वी आर इंप्रूविंग अ लॉट विद एवरी पासिंग डे। हम लोग धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, हमारी कैपेबिलिटी और एनहांस हो रही है,
और आई थिंक वी आर इन अ गुड पोजीशन काउंटर। या हम लोग अपने आप को अभी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज बहुत आ रही है। अब जैसे आप मेरे को देखें, मैं भी साइबर सिक्योरिटी में बाहर आके हम अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सो इंडिजनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है साइबर में भी, ताकि हम किसी और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स पे, थर्ड पार्टी सर्विसेज पे डिपेंड ही ना करें। ठीक है ना। हम अगर वेपन सिस्टम्स अब खुद बनाने की बात कर रहे हैं तो साइबर सिस्टम्स ऑल्सो हम अब काफ़ी ज़्यादा, मैं तो अब बाहर हूँ तो इंडिया में काफ़ी अब जोर है इंडिजिनस साइबर सिस्टम्स बनाने की, इंडिजिनस साइबर सिस्टम्स डिप्लॉय करने की। तो यस, वी आर प्रोग्रेसिंग एंड ऑफ कोर्स फॉर रशिया एंड चाइना सर। रशिया के लिए बहुत सारे लेसन है, बट रशिया का सिस्टम जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। रशिया के सिस्टम्स को ब्रीच करना वो इवन कोल्ड वॉर के टाइम्स में बहुत मुश्किल था चाइना के लिए। तो रशिया उन्होंने डिफरेंट सिस्टम ऑल टुगेदर, उनकी जो नेटवर्क्स हैं वो अलग, टोटली अलग है। तो मुझे लगता नहीं कि रशिया के लिए इतना मुश्किल होगा। हाँ, चाइना के लिए स्टिल ए क्वेश्चन, बिकॉज चाइना नेवर वेंट टू वॉर। चाइना के जो इक्विपमेंट हैं, चाइना का जो बैटल सिस्टम्स हैं, चाइना के जो जितना भी पैराफिनेलिया है वो बैटल टेस्टेड नहीं है। और बैटल टेस्टेड नहीं है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक चाइना के लिए भी है और चाइना के दुश्मनों के लिए भी है, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। अब जैसे कि सो कॉल्ड JY1 और YGL-1 रेडार की जो बात होती है, इनके जो सो कॉल्ड स्टेल्थ किलर रेडार्स थे, ये क्या हुआ, वेनेजुएला में फुस हो गए। क्या हुआ? नहीं, ये एक भी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो प्रूव कहीं ना कहीं हो रहा है कि कुछ ना कुछ जो भी आपका सिस्टम है उसकी टेस्टिंग केवल बैटल में ही होती है। तो ये लर्निंग है, और बाकी तो भी वी आर ऑल्सो लर्निंग, इंडिया इज ऑल्सो लर्निंग, एवरीबडी लर्निंग। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये देखिए, रशिया कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस तो यूएस की तरह कंडक्ट नहीं करता है। रशिया इज नाउ डिफाइंड टू इट्स ओन, वो अभी अपना ही कंसोलिडेट कर रहा है। रशिया की इकोनॉमी इज इन अ बैड स्टेट। ठीक है। चाइना के लिए बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। तो चाइना बनना चाहता है यूएस का अपोजर। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ चाइना के एक्सपेंशनिस्ट फ्यूचर क्या है, क्या चाइनीज साइबर कमांड इस तरह से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारे लिए लेसन ये है कि हमारे मेजर एडवर्सरीज कौन है। इज चाइना अ मेजर एडवर्सरी फॉर अस एंड इज, बट सर आई थिंक जैसे सर ने बताया कि चाइना ने अभी तक वो बैटल हार्डन्ड, हाँ, चाइना के इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। यूएस का सर मोर देन 800 बेसेस हैं अक्रॉस द ग्लोब। चाइना अभी अगर मेनलैंड चाइना से देखें तो एक आधी बेस है जो बाहर है, और उस तरह का फेस ऑफ चाइना ने अभी बाहर कहीं नहीं किया है। दे आर मोर इकोनॉमिकली ऑफेंसिव। हाँ, और चाइना के भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ताइवान में ऐसे एक्सपेंशनिस्ट चीजें ट्राई करने की बहुत मुश्किल लगता है मुझे भी मुश्किल लगता है। बट यस, चाइनीज APTs आर एक्टिव, चाइनीज आर वेरी एक्टिव इन देयर साइबर वॉरफेयर। इवन पाकिस्तान इज वेरी एक्टिव इन देयर साइबर वॉरफेयर। तो ये तो हमें दिखता है ओपनली। सर थैंक यू सो मच, वी रियली एंजॉयड द इंटरेक्शन एंड मेरे दिमाग में जो भी थोड़े से डाउट्स थे क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर ऑडियंस विल रियली गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस, एंड हमको बड़ा सीखने को मिला सर। थैंक यू, इट वाज रियली अ प्लेजर विद यू मैन। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें लर्न की आज, और बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, स्पेशली द साइबर पार्ट। और इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का एक नया रूप है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। लेट्स सी। थैंक यू सर। Thank you, Kaushalendra and Colonel Kashyap and Monks and Warriors for calling me on the show, and meeting sir was a great thing. So जैसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक हमारे टैक्टिकल ऑपरेशंस में भी ऐसे ही डिस्कस होना चाहिए। इट वॉज ग्रेट लर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।